दोस्तों, कभी कभी इंसान जज्बातों में बहकर क्राइम का रास्ता चुन लेता है। लेकिन जब वो क्राइम का रास्ता चुनता है उससे पहले वो एक बड़ी प्लानिंग करता है। लेकिन प्लानिंग को करने के लिए वो एक आइडिया की तलाश में रहता है। और कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने दृश्य मूवी को देखा और उसके बाद क्राइम कर दिया। लेकिन दोस्तों, आज की इस कहानी के अंदर मेरठ की जो मुस्कान रस्तोगी थी, उसको देखा गया किस तरीके से उसने अपने पति की हत्या की, किस तरीके से उसने उसको नीले ड्रम में चुनवा दिया। और उसी से इंस्पायर होकर एक कत्ल होता है। लेकिन कत्ल होने के बाद में पुलिस कातिल तक महज कुछ ही घंटों के अंदर पहुंच जाती है, जिस बात का अंदाज़ा कातिल को भी नहीं था। वाकई में दोस्तों, पुलिस जब कातिल को पकड़कर जब पुलिस थाने लेके आती है और लोगों तक जब कातिल का नाम पता चलता है तो लोग वाकई हैरान होते हैं कि आखिरकार आज के इस समाज में कौन सा रिश्ता ऐसा है जिसके ऊपर भरोसा कर लिया जाए। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर आते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है मेरठ ज़िला। अच्छा, ये जो मेरठ है, इसी मेरठ के अंतर्गत एक थाना आता है रोहता थाना। और ये जो रोहता थाना है, इसी रोहता थाने के अंतर्गत एक गांव आता है रसूलपुर गांव। और इसी रसूलपुर गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम है विजयपाल। विजयपाल के टोटल 2 बेटे हैं और एक बेटे का नाम अनिल कुमार है जिसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी का नाम काजल है। दूसरा वाला जो बेटा है उसका नाम राजू है। ये पूरा जो परिवार है ये बहुत हंसी खुशी रसूलपुर गांव में रहा करता था। जो भी कामकाज किया करते थे उस कामकाज से इस परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। सारी ही चीज़ें एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 25 अक्टूबर साल 2025। और इसी 25 अक्टूबर साल 2025 को जो अनिल कुमार होते हैं ये अपनी पत्नी काजल से कहते हैं कि उन्हें थोड़ा काम है, लेकिन वो बस अभी जा रहे हैं और उसके बाद जल्दी लौट आएंगे। अब काजल कहती है ठीक है, खाना वगैरह शाम का खा चुके थे। काजल कहती है कि मैं जब तक सोने जाऊं सोने से पहले ही तुम आ जाना। तो जो अनिल कुमार होते हैं कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। इतना कहकर जो अनिल कुमार होते हैं अपनी पत्नी काजल से अपने काम से चले जाते हैं। 1-1.5 घंटे का समय गुजर जाता है। जो काजल होती है ये अपने पति अनिल कुमार का मोबाइल नंबर ट्राई करती है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे के अंदर उन्हें आ जाना चाहिए था। लेकिन पत्नी जब काजल अनिल कुमार का मोबाइल नंबर ट्राई करती है तो जो मोबाइल नंबर होता है ये स्विच ऑफ बताता है। अब काजल को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मोबाइल डाउन हो, बैटरी चार्ज ना हो, तो लौट आएंगे। फिर इंतज़ार करती रहती है। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय हो जाता है। लेकिन जो अनिल कुमार होते हैं उनका कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। लिहाजा उसके बाद में ये जो काजल होती है अपने ससुर, अपने देवर, बाकी के ससुरालियों के पास पहुंचती है कि उसके पति अनिल कुमार ये कहकर गए थे कि बहुत जल्द लौट आएंगे और कुछ काम है, लेकिन अभी तक वो लौट कर नहीं आए। अब इस तरीके की सूचना जो परिवार वालों को मिलती है तो परिवार वाले कहते हैं कि उसका फ़ोन लगाओ। अब जब फ़ोन लगाया जाता है तो फ़ोन स्विच ऑफ। अमूमन दोस्तों जो अनिल कुमार थे उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ ही नहीं रहता था। आज फ़ोन भी स्विच ऑफ था। कहकर ये गए थे कि जल्दी लौट आऊँगा, लेकिन रात के 10-11 बज चुके हैं, अनिल कुमार लौट कर आए नहीं है। लिहाजा जो परिवार वाले होते हैं परिवार वालों की चिंता बढ़ती है। अब परिवार वालों की चिंता बढ़ती है तो उसके बाद में परिवार वाले अनिल कुमार को ढूंढना शुरू करते हैं। हर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर अनिल कुमार जा सकता था। अनिल कुमार को जानने वाले तमाम लोग, तमाम उनके रिश्तेदार, तमाम ऐसे लोग जो दोस्त थे, अनिल कुमार जहाँ कहीं भी बैठा करते था उन सारी ही जगहों पर जाकर परिवार वाले छानबीन शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं से भी कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। ऐसे करते करते कश्मकश में ये पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। पूरे गांव के अंदर शोर था कि अनिल कुमार अचानक से कहीं गायब हो गया है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस परिवार वाले जो होते हैं वो फैसला करते हैं कि तमाम रिश्तेदारों को एक बार कॉल कर पूछ लिया जाए, हो सकता है किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए हों। उसके बाद में जो विजयपाल होते हैं अपने तमाम रिश्तेदारों में कॉल करते हैं और अनिल कुमार का जो एक छोटा भाई होता है जिसका नाम राजू होता है वो भी तमाम रिश्तेदारों को कॉल करता है। लेकिन कहीं से भी अनिल कुमार के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है।
लिहाजा उसके बाद में जो भाई राजू होता है ये सीधा सीधा जो थाना था उसी थाने में पहुंचता है, रोहता थाने में, और वहां पर जाने के बाद में अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराता है। अच्छा, पुलिस वाले मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्द से जल्द तुम्हारे भाई को ढूंढ लेंगे। अब पुलिस वाले इस केस के अंदर छानबीन करने के लिए सबसे पहले जो अनिल कुमार होते हैं इनके ही घर पे पहुंचते हैं। अनिल कुमार के घर पे पहुंचने के बाद में अनिल कुमार के जो पिता होते हैं विजयपाल, जो भाई राजू होता है उनसे, और साथ के साथ अनिल कुमार की जो पत्नी काजल होती है, इन सारे ही लोगों से पूछताछ की जाती है। काजल भी पुलिस को यही बताती है कि वो बस ये कहकर गए थे कि महज 10 से 15 मिनट में लौट आऊँगा। 1 से 1.5 घंटा जब गुजर गया तो मैंने फ़ोन लगाया, लेकिन जब फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ। उसके बाद में फिर मैं इंतज़ार करती रही कि हो सकता है कि लौट आएंगे, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो लौट कर नहीं आए तो उसके बाद में मैंने परिवार वालों को इस बारे में बताया। लिहाजा कुछ भी कर साहब मेरे पति अनिल कुमार को ढूंढ दीजिए। पुलिस वाले परिवार वालों को आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, अनिल कुमार जहाँ कहीं भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की जो टीम होती है अनिल कुमार के बारे में छानबीन जुटाती है। सबसे पहले आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि किसी ने किसी साइड अनिल कुमार को आते जाते देखा क्या। साथ के साथ अनिल कुमार के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे भी लगाया जाता है और उसकी लास्ट लोकेशन भी देखी जाती है। तो अनिल कुमार की जो लास्ट लोकेशन होती है वो घर पे ही बताती है। अब पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जब घर से अनिल कुमार निकले हों तो उसी समय बैटरी लो हो, फ़ोन डाउन हो गया हो। तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके की चीज़ें पुलिस के भी जहन में आती हैं। अब आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जाती है तो वहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कि यहाँ पर इस इलाके के अंदर कोई CCTV कैमरा, लेकिन इत्तेफाक से इस पूरे इलाके के अंदर कोई भी CCTV कैमरा नहीं था। लिहाजा पुलिस फैसला करती है कि इस पूरे गांव के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव की जाए। अब जैसे ही पुलिस इस गांव के अंदर मुखबिर एक्टिव करती है और साथ के साथ जो अनिल कुमार थे इनके परिवार वालों की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, तो अनिल कुमार की जो पत्नी होती है उसकी कॉल डिटेल्स जब निकाली जाती है तो पुलिस को वहाँ से कुछ संदिग्ध मिलता है। अब पुलिस यहाँ पर कॉल डिटेल्स खंगाली थी, इतने में ही एक मुखबिर आकर पुलिस से कुछ ऐसी बात बताता है कि जिसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं अनिल कुमार की पत्नी काजल को उठा लेते हैं। काजल को उठाने के बाद में पहले तो इससे अनिल कुमार के बारे में पूछताछ की जाती है, लेकिन काजल कहती है कि साहब मुझे तो नहीं पता, वो तो महज मुझसे इतना ही कहकर गए थे कि वो बस अभी जा रहे हैं और आ जाएंगे। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं काजल के सामने उसकी कॉल डिटेल्स रखते हैं और कहते हैं कि एक नंबर ऐसा है जिस पे तुम लगातार बात कर रही हो और तुम्हारे पति के गायब होने के बाद भी तुम इस नंबर पर लगातार बात कर रही हो। अब काजल को जब ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो काजल भी अब सोच लेती है कि अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा काजल अपना जुर्म कबूल करती है और कहती है कि हाँ, अनिल कुमार का कत्ल हमने ही किया है। अब जैसे ही काजल ये बात कहती है तो उसके बाद में पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कौन मिला हुआ है। तो पता चलता है कि जिस नंबर पर ये बात किया करती थी उस नंबर पर जो व्यक्ति है उसका जो नाम है ये नाम है आकाश, और ये जो आकाश है ये प्रेमी है और आकाश के साथ में आकाश का एक दोस्त भी था जिसका नाम बादल था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले आकाश और उसके दोस्त बादल को भी उठा लेते हैं और साथ के साथ ये जो काजल थी इससे भी पूछताछ करते हैं। और जब इन तीनों से पूछताछ की जाती है तो एक ऐसी कहानी निकल के आती है जिससे सुनने के बाद में रिश्ते तार तार हो जाते हैं। दरअसल अनिल कुमार की शादी जब काजल के साथ में होती है तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ में बेहतरीन ज़िंदगी बिताने की कोशिश करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इसी बीच में पड़ोस में ही रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम आकाश होता है। आकाश अक्सर इस घर के आसपास से निकला करता था और इसी दौरान उसकी जो नज़र होती है एक काजल के साथ में लड़ जाती है। अब इनकी नज़र जो है वो एक होती है। उसके बाद में मौका देखकर जो आकाश होता है काजल से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। शायद काजल भी इन्हीं सारी चीज़ों का इंतज़ार कर रही थी। अब काजल भी अनिल कुमार की पत्नी जो थी वो आकाश से मोहब्बत कर लेती है और उसके बाद में ये दोनों घंटों घंटों फ़ोन पे बातचीत शुरू कर देते हैं। बातचीत तो शुरू करते हैं लेकिन कभी कभी इन्हें मौका मिलता है तो ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, लेकिन दोस्तों एक कहावत है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती। और आखिरकार इस बारे में जो काजल के पति होते हैं अनिल कुमार, उनको खबर लग जाती है। अनिल कुमार को जब खबर लगती है तो इसके बारे में वो सीधा सीधा आकाश के पास पहुंचता है और आकाश से कहता है कि तुम उसकी पत्नी के साथ में जो कुछ कर रहे हो वो ठीक नहीं है। लिहाजा इसी बात को लेकर अनिल कुमार और आकाश के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा तकरार हो जाती है। नौबत ये आ जाती है कि गाँव के अंदर पंचायत बिठानी पड़ती है। लेकिन जो अनिल कुमार था ये इतना ज़्यादा सभ्य व्यक्ति था
कि इसने इसके बावजूद भी अपनी पत्नी और आकाश के अवैध संबंधों का जिक्र पंचायत में नहीं किया। लेकिन इधर जो आकाश था और इसकी और अनिल कुमार की जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसके बाद में अनिल कुमार की जो पत्नी काजल होती है, आकाश ये सारी बात काजल को बताती है। अब काजल और आकाश की जब ये बात होती है तो उसके बाद में ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना अनिल कुमार को अब रास्ते से हटा दिया जाए। अब उसके बाद में ये लोग प्लानिंग करते हैं तो ये मेरठ की जो मुस्कान रस्तोगी थी उसका केस देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं और उसी के बेसिस पर कत्ल करने की प्लानिंग करते हैं। और आखिरकार 25 अक्टूबर साल 2025 को जो ये काजल होती है ये अपने पति को खाने में काफ़ी ज़्यादा नींद की टैबलेट दे देती है। जब वो उस खाने को खाता है उसको तुरंत नशा हो जाता है और जैसे ही उसको नशा होता है ये तुरंत अपने प्रेमी आकाश को कॉल करती है। आकाश अपने साथ में अपने एक दोस्त बादल को लेता है और बाइक लेकर इसी काजल के घर पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद में ये उसके पति अनिल कुमार को बीच में लाते हैं मोटरसाइकिल पर और पहुंच जाते हैं सिविल खास पुल के पास में। और सिविल खास पुल के पास में ये लोग पहुंचते हैं, वहाँ पर दुपट्टे से एक बार फिर से अनिल कुमार का गला दबाते हैं और जब इनको श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ अनिल कुमार की अब मौत हो चुकी है तो उसके बाद में उसके शव को उसी गंगा नहर के अंदर फेंक कर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, पुलिस के सामने आकाश, बादल और ये जो काजल थी, जब ये लोग अपना जुर्म कबूल करते हैं तो पुलिस और वाकई के लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार इंसान इतना कैसे गिर सकता है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे वो वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए इसमें दिनेश कुमार लिखते हैं, भाई साहब आखिर कमी कहाँ पर है जो इतनी मेहनत करने के बाद भी चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है। जितने भी कहानी सुनने वाले हैं, मेरे सभी भाई बहन, आप सभी दोस्तों रिश्तेदारों से भाई बहन सब भाई साहब की वीडियो को शेयर करें ताकि भाई साहब के चैनल को तरक्की कर सकें और हमारे भाई साहब की इसी तरह कहानी सुनाते रहें हमारे को, क्योंकि मलिक भाई साहब का टाइम आप सभी के हौसले अफजाई की बहुत ज़रूरत है और हम सब मिलकर ही ये सब कुछ कर सकते हैं। तो अनिल कुमार जैसे हमारे सभी व्यूवर्स से यही दरख्वास्त है कि जो अनिल कुमार जी बोल रहे हैं उस पर आप लोग भी ध्यान दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई कमी ना छोड़ें, कमेंट्स करने में भी कमी ना छोड़ें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मुझे हौसला देगा जिससे वीडियो को भी बूस्ट मिलेगा। उसके बाद में यशपाल सोलंकी लिखते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है भाई। तो यशपाल सोलंकी जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सोहनलाल सेतिया लिखते हैं, कहानी अच्छी है। तो सोहनलाल सेतिया जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। मोहम्मद रियाज लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शावेज भाई, दर्द भरी है कहानी और दरिंदगी की हदें पार हो गई हैं। नहीं भाई, अपना कानून टाइम पर ज़रा सज़ा दे तो दरिंदों का खात्मा हो सकता है। तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने विचार रखे। उसके बाद में शहाबुद्दीन जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, मेरे भाई आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं, नमस्कार मालिक भाई साहब, बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्कार मालिक भाई साहब, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन चौधरी जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, मेरे भाई आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, आप मेहनत करते रहो भाई साहब, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और आप अपनी ओर से किसी भी तरह की कोई कहानी सुनाने में कमी ना आने दें। वो दिन दूर नहीं कि जब आप लाखों में फॉलोअर्स होंगे और उस टाइम पर आप हमारे को मत भूल जाना। तनु चौधरी, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ आपको भाई साहब। मेरे पति देव जो कि आपके बड़े फ़ैन हैं और कहानी सुनने के लिए खाना भी छोड़ देते हैं। मलिक भाई साहब पहले कहानी फिर खाना खाते हैं। और एक राज की बात बताऊं मलिक साहब, ये साहब कहानी सुनने के चक्कर में खाना लेट खाते हैं, इस चक्कर में हमारा झगड़ा भी हुआ है और 3-4 बार फिर मान भी जाते हैं। बहुत जल्दी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके चैनल के सभी भाई साहब को। तनु चौधरी, बनी पार्क, जयपुर से। तो तनी चौधरी जी और आपके जो पति हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना प्यारा सा, इतना लंबा कमेंट्स कराया। वैसे मैं नहीं पढ़ता लेकिन आपका कमेंट्स था, क्योंकि आप मेरे बहुत सारे प्यारे व्यूवर्स में से एक हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनदीप वर्मा लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब। तो मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, डेली कमेंट्स करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शरीन शर्मा लिखते हैं, शाबिद भाई आप क्राइम स्टोरी को बहुत सुंदर ढंग से सुनाते हैं। तो शरीन शर्मा जी मेरे भाई आपका शुक्रिया, आप भी डेली कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश कुमार लिखते हैं, आज की जो 13 साल की बच्ची की कहानी है बहुत ही दुखी होती है। इस तरीके की कहानी सुनकर मैं तो सोच कर हैरान हूँ कि कैसा बाप होगा वो। तो शुक्रिया मेरे भाई आपका। उसके बाद में शाकिब फरहान जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में पुनरद राम ठाकुर हैं, लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, स्टोरी बहुत सुंदर है सर जी, गुड नाइट। PR ठाकुर भिलाई छत्तीसगढ़ से सुनते हैं। तो PR ठाकुर जी मेरे भाई शुक्रिया आपका।
दिनेश कुमार राधेश्याम शर्मा जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। चन्नाराम प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। गुड़गांव से सुनते हैं सुनील त्यागी जी, बुलंदशहर से सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीना जी नमस्ते बोलती हैं तो शुक्रिया आपका। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, बेटियां बाप की प्यारी होती हैं, पता नहीं किस किस्म का शैतान बाप था, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं, समय बड़ा ख़राब चल रहा है भाई, तो शुक्रिया आपका दिनेश कुमार भाई, कहानी क्राइम से हटकर सुनाओ कभी। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी कोई क्राइम से हटकर कहानी सुनाऊं। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, सेकंड स्टोरी में पहले वाइफ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मगर कुछ मर्द कुछ कान के कच्चे होते हैं जो जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कल मैंने लिखा था मेरठ की मुस्कान ब्लू बैरल वाली मुस्कान की देती है, डीएनए किससे मैच हुआ आपने बताया नहीं। तो मैं भी उस बारे में सोच रहा था, आज मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, अगर डीएनए किससे मैच होता है उसके बारे में बताऊंगा। दिनेश कुमार जी के प्यारे से कमेंट्स हैं। सो दोस्तों कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, और वीडियो को ख़त्म करूँ आप लोगों से यह भी कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिए। चैनल का लिंक मैंने टाइटल पे दे दिया है, @शाविज़ मलिक करके आप लोगों को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।